अभी हम यहाँ पर हैं। आज का टॉपिक है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। सो राइट नाउ वी आर हियर। सो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि आपको नीट जेई लेवल के भी न्यूमेरिकल्स आराम से समझ में आ जाए. So it's really an important topic, very conceptual topic, so that you can understand many questions of NEET JEE level. So I have taken care of every small concepts here. मैंने छोटे छोटे concepts का ध्यान रखा है so that you can understand this critical concept very nicely and very clearly. So let's begin. First we are going to talk about कि what is reference frame. रेफरेंस फ्रेम क्या है इसके बारे में बात करते हैं. तो हम कुछ मिनट इसमें समय देंगे ताकि रेफरेंस फ्रेम हम ठीक से समझा सकें. आई विल गिव सम टाइम टू दिस. ओके, सपोज ये आप है, दिस इज यू. तो आप कौन है? ऑब्जर्वर. हु इज ऑब्जर्वर? जो किसी और के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है. एन ऑब्जर्वर इज समवन हु इज ऑब्जर्विंग, नोट कर रहा है मोशन ऑफ अ पार्टिकल ए. An observer is someone who is noting or observing motion of a particle A. ठीक है. And you are on earth, lying on earth on a road. आप किसी रोड में है, रोड में है, सपोज रोड में खड़े हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं. यू आर ऑन अ रोड एंड ऑब्जर्विंग मोशन ऑफ द पार्टिकल ए. इजी. तो यहां तो रेफरेंस फ्रेम क्या हुआ पता ही नहीं चला. व्हाट इज रेफरेंस फ्रेम देन? दिस इज अ पार्टिकल, you are an observer. So who is the reference frame? Road is the reference frame. Road is the place, location from where you are observing. रेफरेंस फ्रेम वो प्लेस है, वो जगह है जहां से आप ऑब्जर्व करते हो. धीरे धीरे और क्लियर करेंगे इसको, बहुत अच्छे से क्लियर होगा. ठीक है भाई. तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या हुआ? हम रेफरेंस फ्रेम पढ़ ही क्यों रहे हैं? वाई आर वी स्टडिंग रेफरेंस फ्रेम एट ऑल? सब पता चलेगा. वी विल नो ऑल दिस थिंग्स. तो ये ऑब्जर्वर है. ऑब्जर्वर का काम क्या है कि वो इसके मोशन को ऑब्जर्व करेगा. क्यों ऑब्जर्व करेगा? वाई विल दिस ऑब्जर्वर नोट और ऑब्जर्व मोशन ऑफ द पार्टिकल ए? वाई? व्हाट इज इट्स वर्क? ऑब्जर्व करने के बाद आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस ऑब्जर्वर इज गोइंग टू राइट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल ए. ये इक्वेशन लिखेगा पार्टिकल ए का यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ये है ऑब्जर्वर का काम. दिस इज द वर्क ऑफ एन ऑब्जर्वर. इट विल ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व करेगा और इक्वेशन लिखेगा यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. जो इसने ऑब्जर्व किया है उसी के बेसिस पे वो इक्वेशन लिखेगा. अगर इसने वेलोसिटी कांस्टेंट ऑब्जर्व किया है तो कांस्टेंट लिखेगा. इसने एक्सेलरेशन ऑब्जर्व किया है तो एक्सेलरेशन लिखे. जो भी इसने यहां से ऑब्जर्व किया है वही लिखना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में. ठीक है. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम जानते हैं कि इफ वेलोसिटी इज जीरो और कांस्टेंट, which means if acceleration is zero
then F net external force is also 0. This is called first law. This is first law. First law का ये mathematical version है. This is mathematical version of first law. And then we have a second law that this F net external force, if there is some acceleration, अगर कोई acceleration है, मतलब velocity 0 और constant नहीं है, velocity is not 0 and constant, there is some acceleration, then total net force, सारे फोर्स को मिलाकर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. ये होता है न्यूटन सेकेंड लॉ. इतना आइडिया हो गई आपको. तो ए इज अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है. आप एक ऑब्जर्वर हैं, रोड में बैठे हुए हैं. यू आर एन ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन रोड और स्टैंडिंग ऑन रोड, एंड रोड इज द रेफरेंस फ्रेम. रोड वो रेफरेंस फ्रेम है जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, और इक्वेशन लिख रहे हैं किसका, पार्टिकल ए का, जो रेस्ट में हो सकता है, मोशन में हो सकता है, कुछ भी. इक्वेशन किसके बेसिस पे लिख रहे हैं, ऑन व्हाट बेसिस आर यू राइटिंग इक्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एंड दीज आर द लॉज ऑफ मोशन. यू हैव टू राइट एनी वन ऑफ दीज इक्वेशंस. ठीक है. सो रेफरेंस फ्रेम इज दिस इज द रेफरेंस फ्रेम. रेफरेंस फ्रेम इज अ प्लेस. रेफरेंस फ्रेम में ऐसा जगह है जहां पर ऑब्जर्वर बैठ के इक्वेशन पार्टिकल का मोशन को नोट करता है. ऑब्जर्वर नोट्स द नोशन, ऑब्जर्व्स द मोशन एंड राइट्स इक्वेशन. अच्छा. अर्थ is taken for granted as a inertial reference frame. inertial मतलब जहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड है. inertial is a reference frame, मतलब this Newton's law which you have written here is not valid everywhere. Newton's law is not valid everywhere, not valid everywhere from any reference frame, not valid from all reference frame. It is valid only in, not valid from any reference frame. ऐसा नहीं है. It is not valid in any kind of reference frame. It is valid only in selected reference frame, and those reference frame, उस तरह के reference frame को हम inertial frame कहते हैं जहां न्यूटन्स लॉ वैलिड होगा. तो अर्थ इज टेकन ग्रांटेड एज अ, अर्थ इज इनर INERTIAL फ्रेम. मतलब अर्थ में खड़े होकर बैठकर आप जो भी इक्वेशन लिखोगे, इफ यू राइट एनी इक्वेशन फ्रॉम द अर्थ, देन इट विल बी टेकन एज करेक्ट. आपने अर्थ में बैठकर जो भी नोट किया है, वेलोसिटी जीरो, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन है नहीं है, व्हाटएवर, और इस इक्वेशन को यूज किया है, तो वो राइट माना जाएगा. द इक्वेशन विल बी टेकन एज करेक्ट इफ यू यूज एनी वन ऑफ दीज इक्वेशंस स्टैंडिंग फ्रॉम अर्थ. ठीक है. ओके. So what is observer? Observer observes motion of a particle A, write equation of motion using Newton's laws of motion. So this is that particle. और ये है reference frame. There are 3 reference frame here. I will explain each one of them. आराम से हम इसको explain करेंगे. तो ऑब्जर्वर यहां पर कहीं है. ऑब्जर्वर को let us take O for observer. तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? व्हाट इज द रेफरेंस फ्रेम? रेफरेंस फ्रेम इज प्लेस, लोकेशन, पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, लाइक अर्थ. एक्स वाई एक्सिस को भी रेफरेंस फ्रेम कभी कभी कहते हैं. सो रेफरेंस फ्रेम इज लोकेशन व्हाटएवर ऑफ ऑब्जर्वर. तो इन लूज सेंस वी कैन से लाइक दिस, ताकि आपको समझ में अच्छा, यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली बाय दिस लॉजिक. सो
ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ रेफरेंस फ्रेम, ये तो ग्रांटेड है, इनर्शियल फ्रेम है ही, यहाँ न्यूटन्स लॉ वैलिड है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि और बाकी जो आपने रेफरेंस फ्रेम लिया है वहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल दैट न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड इन मूविंग ऑब्जेक्ट और समथिंग। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट एवरीथिंग। We will search for an inertial frame and search for a non-inertial frame. We will go to some reference frame. We will observe motion of particle A. We will write equation of motion of particle A, and then we will see whether we are getting correct equation or wrong equation. If we get correct equation, अगर हमें सही equation मिलता है तो वो yes, वो inertial reference frame माना जाएगा। और अगर हमें कहीं से भी बैठ के wrong equation मिल रहा है तो उसे नॉन इनर्शियल, वो हम लोग खोजेंगे, वी विल फाइंड इट आउट थ्रू several illustrations। मैंने उस हिसाब से प्लान किया है आपके लिए। सो इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रेफरेंस फ्रेम इज व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, मतलब ऑब्जर्वर जहां बैठा है जिस प्लेस में उसका वेलोसिटी जीरो है। जैसे अर्थ में अगर बैठा है तो अर्थ का वेलोसिटी जीरो है और वहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है मोशन ऑफ द पार्टिकल ए। So the first case we will take as a reference frame whose velocity is zero. When a velocity of the reference frame, the place where observer is, its velocity is zero. For example, Earth. I am really excited for this topic, so I can't wait to start. तो चलो शुरू करते हैं। We will take several cases. तो case one, let's take case one where observer is also at rest. Observer is at rest and A is also at rest. Both are at rest. Rest, rest. Observer rest, A is also at rest. A at rest means, let me make it clear. A at rest means velocity of A as with respect to observer. With respect to observer matlab? With respect to observer means velocity of A noted observed by A। यानी इस ऑब्जर्वर यहां बैठकर जो भी वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा है ए का, यहां बैठ के उसे जो भी वेलोसिटी दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मतलब ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वेलोसिटी क्या है, ये होता है। तो जब भी हम ए के वेलोसिटी का बात करेंगे, ये थ्रू आउट जितने भी एग्जांपल्स है, इट मींस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो यहां पर ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, ये रेस्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या हो गया, जीरो। यहां तक भी इजी है। तो भाई वेलोसिटी अगर जीरो होता है तो हम लोग अब क्या करेगा, ऑब्जर्वर इक्वेशन लिखेगा। चलो इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। इक्वेशन क्या होगा, अगर वेलोसिटी जीरो या कांस्टेंट है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा भाई, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। ये हमने इक्वेशन लिख दिया। इक्वेशन, इस इक्वेशन को करेक्ट क्यों माना जाएगा, ये करेक्ट इक्वेशन है क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ है, अर्थ में है, और अर्थ में बैठकर जो भी आप इक्वेशन लिखोगे न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ अपने, वो राइट माना जाएगा क्योंकि ये वेलोसिटी जीरो है, मतलब अर्थ में है सपोज। तो मैंने आपको समझाने के लिए चीज को बहुत इजी कर दिया है। सो observer will write equation, net force will be zero, and this is correct equation। Remember v means velocity of a with respect to observer। ठीक है। Now the amazing part is case 2। This observer goes to a, observer is at a, मतलब a एंड ऑब्जर्वर ओ दोनों ही एक ही पोजीशन में है। ठीक है। पहला केस हमारा क्या है, बोथ आर एट रेस्ट, अभी भी दोनों रेस्ट में ही है। ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है ही क्योंकि ये अर्थ में ही है कहीं ना कहीं, और ए भी अर्थ में ही है, और दोनों ही रेस्ट में है। तो यहां पर भी हम क्या कहेंगे, बोथ आर एट रेस्ट। ये ऑब्जर्वर ए के पास चला गया, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा,
वहां जाने के बाद ऑब्जर्वर क्या नोट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, फिर से वही नोट करेगा कि भाई ये तो जीरो है, हम इतने दूर चल के आए हैं, उसके पास बैठ गए, फिर भी वेलोसिटी क्या है, जीरो ही है, वो पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। वेलोसिटी जीरो मींस द पार्टिकल इज नॉट मूविंग, नॉट चेंजिंग द पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले भी वो चेंज नहीं कर रहा था अपना पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अर्लियर आल्सो इट वाज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट नाउ आल्सो ए इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी क्या है, जीरो। और फिर से वही न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे और मुझे सेम मिलेगा, तो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू, इट विल राइट इक्वेशन फॉर ए, और इक्वेशन क्या होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी किसका जीरो है, ए, velocity of a with respect to observer is zero, तो velocity of a zero, तो velocity of a with respect to observer is zero, so net force on a पर जो net force है वो जीरो होगा। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से मैंने लिख दिया, और ये दोनों मैच कर गया है, सो बोथ आर करेक्ट। यानी यानी अर्थ तो इनर्शियल फ्रेम था ही, ऑब्जेक्ट की, अगर एक ऑब्जर्वर, कंक्लूजन क्या हुआ फर्स्ट केस, इस केस से, अगर एक ऑब्जर्वर रेस्ट में है लाइक अर्थ, तो वो इनर्शियल फ्रेम है। अगर एक ऑब्जर्वर ए के पास चला गया और अगेन वो रेस्ट में ही है, मतलब ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में है, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी जीरो है, तो इनर्शियल फ्रेम है, चाहे वो अर्थ हो चाहे कुछ भी हो, सिंपल बात यही है। ऑब्जर्वर एट रेस्ट, उसको इनर्शियल फ्रेम कहेंगे, अर्थ कुछ भी, सिंपल करने के लिए, सिंपल है चीज। तो थ्री केसेस लेंगे, ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ऑब्जर्वर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जर्वर मूविंग विद एक्सेलरेशन, ये सब सब देंगे, तो टोटल सिक्स केसेस हो जाएगा, दो केस हो गया। ये दोनों केस में हमने क्या देखा, इनर्शियल फ्रेम वैलिड है, करेक्ट आंसर, ठीक है। So in both the cases observer is at rest, so ऑब्जर्वर किस रेफरेंस फ्रेम में है, इन विच रेफरेंस फ्रेम ऑब्जर्वर इज, आंसर क्या है, इनर्शियल फ्रेम में है। क्यों इनर्शियल फ्रेम में है, क्योंकि इन दोनों फ्रेम में, इन बोथ द फ्रेम वी गॉट राइट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन तो पहले से ही करेक्ट था, क्यों, बिकॉज वो अर्थ से बनाया गया था, इनर्शियल फ्रेम से। सेकंड इक्वेशन भी करेक्ट है। सो कंक्लूजन क्या है, इफ ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट देन इट्स एन इनर्शियल फ्रेम। ओके, now what if a is moving with constant velocity and observer is at rest, so at rest, so observer is on earth, it is at rest, ऑब्जर्वर क्या नोट कर रहा है, व्हाट इज ऑब्जर्विंग, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ए v है। ऑब्जर्वर क्या करेगा, व्हाट विल ऑब्जर्वर डू, ऑब्जर्वर विल राइट इक्वेशन एंड यूज न्यूटन्स लॉ। तो you are an observer, you write down the equation, क्या इक्वेशन लिखोगे, you will write the equation that velocity is constant, so net force external should be zero, and that will be correct equation, क्योंकि आपने कहां से अब इक्वेशन लिखा है, you have written this equation from inertial frame, that is earth, taken for granted that earth is an inertial frame. Okay, so write equation constant so velocity of a with respect to observer, velocity of a with respect to observer, यानी a का velocity with respect to the observer is constant, तो नेट फोर्स ऑन ए, नेट फोर्स ऑन ए जीरो होगा फर्स्ट लॉ के हिसाब से, क्लियर है, बहुत इजी सिंपल। अब नेक्स्ट केस क्या होगा, ए
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर ए इज अ कार, सपोज एक कार है, ए क्या है, एक कार है, ए इज अ कार। सो ऑब्जर्वर क्या हुआ, क्या किया उसने, कार के ऊपर जाके बैठ गया, कार के ऊपर जाके बैठ गया ऑब्जर्वर। अब कार भी मूव कर रहा है वेलोसिटी v से एंड ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, बोथ आर मूविंग विद वेलोसिटी v, दैट इज द सिचुएशन। ओके, also moving with velocity v. So naturally the reference frame has changed, रेफरेंस फ्रेम चेंज हो गया, पहले ऑब्जर्वर अर्थ में था, अब ऑब्जर्वर कहां चला गया, कार में बैठ गया, ऑब्जर्वर इज ऑन टॉप ऑफ द कार, तो रेफरेंस फ्रेम हैज चेंज्ड। नाउ वी हैव टू फाइंड, अब हमें पता लगाना है कि ये जो रेफरेंस फ्रेम है, कौन सा फ्रेम, कार रेफरेंस फ्रेम। हमारा न्यू रेफरेंस फ्रेम क्या है, कार फ्रेम। कैसा कार फ्रेम, विच काइंड ऑफ कार फ्रेम, वेयर v इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ द कार, यानी वेलोसिटी ऑफ द कार ए इज कांस्टेंट, ऐसा रेफरेंस फ्रेम में चला गया है ऑब्जर्वर, और वहां बैठ के वो इक्वेशन लिखेगा। सो ऑब्जर्वर हैज रीच्ड on top of a car frame, observer is moving along with the car, and from there observer will write equation using Newton's law। देखते हैं कि न्यूटन्स लॉ के हिसाब से क्या इक्वेशन आता है। क्या अगर ये सेम इक्वेशन आ गया, इफ वी गेट द सेम इक्वेशन, देन दिस car frame moving with velocity v will also be inertial frame। if we get something else, अगर हमें कोई और इक्वेशन मिल जाता है, तो ये जो फ्रेम है कार फ्रेम मूविंग विथ वेलोसिटी v, वो इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। सेम आने से इनर्शियल फ्रेम, इफ वी गेट सेम इक्वेशन देन इनर्शियल फ्रेम, इफ वी गेट डिफरेंट इक्वेशन देन दिस विल बी नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो लेट्स फाइंड इट आउट, चलो देखते हैं। तो आप ऑब्जर्वर हैं, आप बताइए क्या इक्वेशन लिखोगे आप। वेलोसिटी ऑफ ए, आपके विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आपने जो नोट किया है वेलोसिटी ऑफ ए, आपने क्या नोट किया बताइए, वेलोसिटी ऑफ ए। आप कार के ऊपर बैठे हुए, क्या होगा वेलोसिटी ऑफ ए, आप भी मूव कर रहे हो विथ वेलोसिटी वी, कार भी मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी वी। तो कार आपसे आगे नहीं भाग रहा है, कार इज नॉट मूविंग अवे फ्रॉम यू, कार इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू यू। दोनों साथ में चल रहे हो, तो आपको क्या दिखाई देगा कार का वेलोसिटी। अगर आप ट्रेन में है और आपके पास एक फेलो पैसेंजर है, तो उसका वेलोसिटी आपको क्या दिखाई देगा, दोनों बैठे हुए जीरो। तो इन द सेम वे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी वेलोसिटी ऑफ ए जो ऑब्जर्वर नोट कर रहा है, ऑब्जर्वर नोट करके क्या लिखा वेलोसिटी ऑफ ए, बताओ कितना, जीरो, करेक्ट। तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज जीरो, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, आप समझ गए। तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से नेट फोर्स होने क्या होगा, अगर वेलोसिटी ए है, मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको जो इंफॉर्मेशन मिला है उसी के बेसिस पे आपको न्यूटन्स लॉ लिखना है। आपको इंफॉर्मेशन क्या मिला, यू गॉट द इंफॉर्मेशन दैट वेलोसिटी ऑफ ए with respect to u is zero, so you will say velocity zero, therefore Newton's law के हिसाब से, according to Newton's law, net external force on A should also be zero। और ये मैच कर गया, both are same thing। so yes, this is also this car frame moving with constant velocity is also inertial frame, is also inertial frame। so write equation, what will be equation, velocity of A with respect to observer is equal to 0, so net force on A using Newton's first law will also be 0, both are matching। so what is your conclusion, an observer moving with constant velocity is in which kind of frame, inertial frame। an observer moving with constant velocity is in which kind of frame, inertial frame। एक ऑब्जर्वर जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो कौन से फ्रेम में बैठा है, कौन से फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम में है। क्यों है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ वैलिड हो गया, न्यूटन्स लॉ करेक्ट आंसर आया। फ्रेम, तो ये हो गया।
यानी अब तक हमारा कंक्लूजन है कि ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में है, ऑब्जर्वर रेस्ट, तो इनर्शियल फ्रेम। ऑब्जर्वर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी वो इनर्शियल फ्रेम में है। ये दो बात हमने देख लिया। अब लास्ट केस है ऑब्जर्वर वेलोसिटी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मतलब एक्सेलरेशन होगा उस फ्रेम में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। सो यहां पर हम क्या कहेंगे कि कार इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए। पहला केस है ऑब्जर्वर एज यूजुअल एट रेस्ट, अर्थ में है, ऑब्जर्वर अर्थ में है एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। सो ऑब्जर्वर क्या करेगा, व्हाट विल ऑब्जर्वर डू? ऑब्जर्वर विल राइट इक्वेशन। ऑब्जर्वर क्या इक्वेशन लिखेगा? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द रिटन बाय द ऑब्जर्वर, बताओ। ऑब्जर्वर will note velocity of A. According to observer, velocity of A with respect to observer, velocity of A according to the observer क्या होगा? Increasing, because car is moving with some acceleration, increasing speed. Suppose it is increasing, increasing माने this माने acceleration of A with respect to observer is not zero. वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या है? नॉट जीरो। एक्सेलरेशन अगर नॉट जीरो है तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि नेट फोर्स विल नॉट बी जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स विल नॉट बी जीरो। दिस इज द इक्वेशन वी गॉट फ्रॉम विच फ्रेम? फ्रॉम ऑब्जर्वर एट रेस्ट, मतलब अर्थ, मतलब इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम से ये इक्वेशन मिला है तो ये राइट ही होगा। नाउ कम्स द मेन पॉइंट, व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? ऑब्जर्वर अब कहां चला गया? कार के ऊपर बैठ गया। ऑब्जर्वर इज ऑन टॉप ऑफ द कार, ऑन टॉप ऑफ कार ए, यानी बोथ आर मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए, बोथ आर मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए। ठीक है, व्हाट विल ऑब्जर्वर डू? तो चलो इसको ठीक से पहले पूरा लिख लेते हैं। ऑब्जर्वर विल राइट इक्वेशन, रिकैप कर लेते हैं। व्हाट विल बी द इक्वेशन, बताओ, इक्वेशन बताओ। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होगा? जीरो या नॉट जीरो, बोलो। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर यहां पर क्या होगा? जीरो या नॉट जीरो? आंसर है नॉट जीरो। इट विल हैव सम, ऑब्जर्वर क्या नोट करेगा? इट विल हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन। सो नेट फोर्स ऑन ए विल नॉट बी जीरो। आते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट में, जब दोनों ही ऑब्जर्वर इज ऑन टॉप ऑफ कार, A is moving with acceleration A, observer is also at A। तो ऑब्जर्व अगर A कार है तो ऑब्जर्वर इज ऑन टॉप ऑफ द कार, बोथ आर मूविंग विथ एक्सेलरेशन A। ये है सिचुएशन। तो ट्रेन का एग्जांपल ले लो, ट्रेन एकदम स्पीड से जा रहा है, स्पीड इंक्रीज होते जा रहा है। आपके फेलो पैसेंजर जो है, आपके सामने जो पैसेंजर है, वो आपको उसका स्पीड आपको क्या दिखाई देगा, बताइए। आप बैठे हो, आपके सामने पैसेंजर बैठा है, ट्रेन स्पीड से जा रहा है, तो आपके सामने आप ऑब्जर्वर हो, आपने एक सामने एक पैसेंजर को ऑब्जर्व किया और नोट कर रहे हैं स्पीड, उसका स्पीड आपको क्या दिखाई देगा? जो आपको दिखेगा सिर्फ हम लोग उसी की बात करें, तो आपको उसका स्पीड जीरो दिखाई देगा ना, क्योंकि वो आपसे बात कर रहा है, इट्स नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम। तो इन द सेम वे, सिंस both are moving with acceleration A, we can easily say that velocity of A with respect to observer, velocity of A according to the observer, observer is on top of the car, both are moving with acceleration A, velocity of A with respect to observer according to the observer will be what? बोलो कितना? फेलो पैसेंजर का क्या था? जीरो।
तो आपने नोट किया वेलोसिटी जीरो, जो आपने नोट किया उसके हिसाब से ही आपको न्यूटन्स लॉ लिखना है, यही है मेन बात, कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, सिंपल। तो आपने नोट किया वेलोसिटी जीरो, न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि भाई जब नेट वेलोसिटी जीरो हो तो वेलोसिटी जब जीरो तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना, कितना बताइए, कितना, जीरो आएगा। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है ना। तो यहां देखो मैच नहीं किया, ये मैच नहीं किया, ये आ गया गड़बड़, ये मैच नहीं किया, इसलिए ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में है, कौन से फ्रेम में है, ऑब्जर्वर एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, ऑब्जर्वर एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, यानी कार फ्रेम में है, कार मूव्स कर रहा है विथ एक्सेलरेशन है, उसको एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, मतलब फ्रेम का एक एक्सेलरेशन है ए। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम से अगर आप इक्वेशन लिखोगे और न्यूटन लॉ को अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो रॉन्ग आंसर आ जाएगा, यानी न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड, न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड इन इन एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो ऐसा फ्रेम क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इसको ठीक से लिख लेते हैं, राइट इक्वेशन। क्या इक्वेशन लिखोगे बताओ, अभी मैंने समझाया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होगा, दोनों का ही एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होगा, बोलो क्या होगा, जीरो, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन ए जीरो। और ये मैच नहीं किया, क्रॉस कर दिया मैंने, मैच नहीं करने का मतलब रॉन्ग आंसर आ गया, रॉन्ग आंसर आ गया। तो करेक्ट आंसर तो मुझे पता ही है, अर्थ से जो भी आंसर मिलेगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब बॉडी एट रेस्ट ऑन अर्थ, उसको पहले ही मैंने बोल दिया है कि वहां से जो भी इक्वेशन लिखो करेक्ट माना जाएगा, अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम ज्यूम किया गया है। तो ये रॉन्ग आंसर आने का हमारा मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम में है and it is non-inertial frame. Any accelerated frame is a non-inertial frame. तो आप कोई कार में अगर घुस गए, ये कार है, कार के अंदर आप चले गए, कार एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो आप एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, यहां से बैठ के आप कार के अंदर का कुछ भी इक्वेशन लिखोगे तो आपको रॉन्ग आंसर ही मिलेगा। एनीवे तो जिस फ्रेम से, जिस रेफरेंस फ्रेम से, लोकेशन से, पोजीशन से इन दिस केस ऑब्जर्वर नोट कर रहा है, राइट कर रहा है इक्वेशन, द प्लेस, द लोकेशन, द रेफरेंस फ्रेम फ्रॉम वेयर द ऑब्जर्वर इज राइटिंग दिस इक्वेशन was non-inertial frame. In short, any accelerated frame is a non-inertial frame because Newton's law is not valid. So this makes sense. The reference frame in which Newton's law holds मतलब valid is inertial. तो inertial क्या था, when observer was at rest या observer was moving with constant velocity. And those where it fails it's called non-inertial, मतलब observer has some positive acceleration, some acceleration, or positive, negative, whatever it is, it has some acceleration. So there are three reference frame here. This will be what, this will be inertial frame, this will be inertial frame, constant velocity is an inertial frame, and S3 will be non-inertial frame, correct? So नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि इस फ्रेम का एक्सेलरेशन है। तो अगर कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम में है जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन, और वहां बैठ के आप इक्वेशन लिख रहे हो, तो आपको रॉन्ग आंसर मिलेगा, न्यूटन्स लॉ वहां वैलिड नहीं है। तो क्या आप कभी न्यूटन्स लॉ लिख ही नहीं पाओगे एक्सेलरेटेड फ्रेम से, हमारा ये क्वेश्चन आता है, कैन यू राइट न्यूटन्स लॉ फ्रॉम एन एक्सेलरेटेड फ्रेम? आपको तो रॉन्ग आंसर मिल रहा है, तो क्या आप कभी न्यूटन लॉ अप्लाई कर ही नहीं पाओगे, कोई उसका उपाय नहीं है कुछ, बताओ। ये है हमारा मेन क्वेश्चन। अब तो आंसर है यस यू कैन राइट, लेकिन कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे।
So I have written here, observer standing on earth, so observer standing on earth या sitting in uniformly, this is the main word, anything uniformly is an inertial frame, either rest में हो या uniform में, and is allowed to use Newton's law. तो ऐसे फ्रेम जो एट रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, वहां बैठ के आप इक्वेशन लिखोगे तो अलाउड है, एंड यू कैन मेक यूज ऑफ न्यूटन्स लॉ. तो ये सब एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल लिफ्ट अगर रेस्ट में है, ऊपर नीचे कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा हो, दोनों ही केस में लिफ्ट एक इनर्शियल फ्रेम होगा. कार को कोई भी कांस्टेंट, लिफ्ट कार कुछ भी हो, आप ऑब्जर्वर अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या रेस्ट में है तो वो इनर्शियल फ्रेम है. सिंपल बात. यही लिफ्ट अगर ऊपर एक्सेलरेशन से जाएगा तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा. चलो ठीक है. V0 V कांस्टेंट इनर्शियल, और अगर A है, इफ देयर इज एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो नॉन इनर्शियल. अब होता है और भी इंपॉर्टेंट बात, नॉट अलाउड टू यूज एन ऑब्जर्वर इन अ कार एक्सेलरेटेड रिलेटिव टू द अर्थ. एक्सेलरेटेड फ्रेम में अगर है, is a non-inertial frame and is not allowed to use Newton's law in the usual form. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, कंसेप्ट हमें खोज के निकालना है. यहां से मुझे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट खोज के निकालना है जो एग्जामिनर अटैक करता है. आप सरप्राइज हो जाएगा, ये है वो कंसेप्ट जिसको नहीं समझने की वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है. यूजुअल फॉर्म बस लिख दिया, नॉट अलाउड टू यूज इन यूजुअल फॉर्म. तो अगर नॉट अलाउड टू यूज इन यूजुअल फॉर्म है तो किस फॉर्म में अलाउड करेंगे? तो आंसर है मॉडिफाइड फॉर्म में. हमें न्यूटन्स लॉ को मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना होगा. नॉट अलाउड टू यूज इन द यूजुअल फॉर्म, तो किस फॉर्म में हम लिखेंगे? हम मॉडिफाइड फॉर्म में लिखेंगे. तो पहले एग्जांपल नॉन इनर्शियल फ्रेम का, कोई भी एक्सेलरेटेड फॉर्म, कार मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपको अभी सिखाया था इन प्रीवियस लेक्चर कि वहां पर आपको एक फोर्स एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर. इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स यानी फोर्स है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा. एक्सेलरेशन अगर है तो वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम अगर है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा. यानी आप ऑब्जर्वर है और आप कोई ऐसे कार में बैठ गए जो गोल 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 घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से ही घूम रहा है, वो कार कांस्टेंट स्पीड से ही घूम रहा है, राइट. लेकिन कार कांस्टेंट स्पीड से घूमते हुए भी उसके पास एक एक्सेलरेशन है. उस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे. क्यों एक्सेलरेशन है? क्योंकि फोर्स है. फोर्स अगर है, लग रहा है कार पे, तो एक्सेलरेशन भी होगा. उस फोर्स की वजह से स्पीड इंक्रीज नहीं हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है. तो वेलोसिटी का अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या है? नॉट कांस्टेंट. वेलोसिटी क्या है? नॉट कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, एवरी पॉइंट में टेंजेंट है. तो वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट. वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन मतलब जीरो नहीं है. अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है. वेलोसिटी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, तो उस फ्रेम को हम क्या कहेंगे? अगर आप कार में बैठ के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले कार में बैठ के इक्वेशन लिख रहे हैं तो आप किस रेफरेंस फ्रेम में हैं? आप एक एक्सेलरेशन वाले रेफरेंस फ्रेम में हैं. वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर भी उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर नॉट कांस्टेंट. वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेक्टर नॉट कांस्टेंट. मतलब आप एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में हैं और वहां से न्यूटन्स लॉ आप लिखेंगे तो अलाउड नहीं है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा. रॉन्ग आंसर मिलेगा. आई थिंक समझ गए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हाई इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड फ्रेम and Newton's law is not valid from there. Lift moving upward downward with some acceleration, any accelerated frame is
a non-inertial frame. So let's come back to this important part. Usual form, it will be used in a modified form. मतलब ये जो न्यूटन्स लॉ है F इक्वल्स टू एम ए एंड ऑल, इसके हमें चेंज करना होगा, कुछ करेक्शन करना होगा. कब करेक्शन करना होगा? जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाकर आप लिखने बैठ गए इक्वेशन को, तब आपको इस इक्वेशन को थोड़ा करेक्शन करना होगा, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अब इसी चैप्टर में मच लेटर पढ़ेंगे. और करेक्शन करके कुछ कंसेप्ट होता है सूडो फोर्स, सूडो फोर्स का यूज करेंगे हम लोग. तो देखो सूडो फोर्स सुना होगा आपने, लेकिन ये कनेक्शन है. सो हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म यूज करेंगे, सूडो फोर्स करेक्शन करेंगे और सूडो फोर्स का हेल्प लेंगे. तो समरी क्या हुआ? समरी ये है, ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में है तो इनर्शियल फ्रेम है, ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इनर्शियल फ्रेम में, ऑब्जर्वर इंक्रीजिंग वेलोसिटी में है यानी एक्सेलरेशन है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है. तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कंसेप्ट समझाने में, क्योंकि एक यूनिक चीज है, ये सबको समझ में मतलब सबका क्लियर नहीं है. तो मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत ही एक्साइटमेंट हुआ इस कंसेप्ट को बनाने में, पूरा एक एक चीज बिल्डअप करने में और समझाने में. तो इसका बहुत ही मतलब मुझे, मैंने एंजॉय किया इसको, क्योंकि बार बार वही एफ ए जीरो, देयरफॉर एफ एफ नेट एक्सटर्नल जीरो ए जीरो एफ, बोर हो गए थे कुछ, इतने दिन से वही पढ़ रहे हैं. कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने को मिला, वो भी समथिंग जो बहुत स्टूडेंट का क्लियर नहीं है, मुझे पता है. तो दिस इज रियली योर लकी डे एंड आई वाज एक्साइटेड. चलो ठीक है. तो क्लास वर्क टू डू राइट नाउ, गिव आंसर इन कमेंट सेक्शन. जल्दी जल्दी हम शो कर रहे हैं.